Hello student, this is your lockdown classes and I am your teacher Babita Sharma. Today we learn about the second chapter of 10th class NCERT Economics. Okay students, let's start the next part of this chapter. आज हम पढ़ेंगे बेटा डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज कि किस तरीके से जो सेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं. Let us examine another way of classifying activities in the economy. पहले हमने इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज़ थी उनको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइड किया था. अब उनको हम किसी और दूसरे रूप में डिवाइड करते हैं. दिस बुक एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, ये बुक उसके आधार पर है कि लोग दिस लुक्स, ये हमें दिखाएगा कि लोग किस तरह से कौन कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं, काम करते हैं. वट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, उनके काम करने की क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, किन शर्तों पे वो काम करते हैं. आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट, क्या उनको काम करते वक्त किसी रूल या रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है. इसमें हम दो केस स्टडी देखेंगे बेटा, एक कांता और एक कमल के बारे में. Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sunday. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. कांता एक ऑफिस में काम करती है जिसमें कि उसको 9:30 से 5:30 बजे तक जाना पड़ता है और उसको एक रेगुलर सैलरी मिलती है महीने के अंत में. सैलरी के साथ साथ उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है और जो कि किसके आधार पर है, सरकार के आधार पर बनाई गई शर्तों के आधार पर, नियमों के आधार पर. इसके साथ उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, मेडिकल अलाउंस भी मिलती है. अगर कोई बीमार हो जाता है या उस बीमार हो जाती है तो उसको इलाज की सुविधाएं भी मिलती हैं. और संडे को उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता, वो उसको पैसा मिलता है. और जब उसने ये काम शुरू किया था, मतलब उसने जब ये ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर बिना था जिसमें कि ये सारी वर्क की कंडीशंस लिखी हुई थी. ये तो थी कांता की स्टडी. अब दूसरी तरफ देखते हैं कमल. कमल इज़ कांताज नेबर. कमल जो है कांता का पड़ोसी है. ही इज़ ए डेली वेजेस लेबर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप. ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 in the morning and works till 8 p.m. in the evening. He gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays. Nor was he given any formal letter saying that he was being employed in the shop. He can be asked to leave anything by his employer. अब दूसरी तरफ कमल. कमल जो कांता का पड़ोसी है वो एक डेली वेजेस लेबर है कि जितना उसको डेली काम करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा. एक ग्रोसरी शॉप में वो काम करता है और सुबह 7:30 बजे वो जाता है और रात को 8 बजे तक उसका काम रहता है. इसके साथ साथ उसको कोई अपने वेतन के अलावा कोई भी और सुविधाएं, अलाउंसेस उसको नहीं मिलती हैं. ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज, और जिस दिन की वो छुट्टी करता है तो उस दिन उसको पैसा नहीं मिलता, मतलब संडे को भी वो काम करता है. ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, उसको कोई ऐसा छुट्टी का पैसा नहीं मिलता. नॉर वाज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर, और जब उसको काम पे रखा गया था उसको ऐसा कोई भी फॉर्मल लेटर नहीं मिला था जिसमें कि उसमें कुछ नियम या कुछ कानून लिखे हुए हों. ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनीथिंग बाय हिज एम्प्लॉयर, और कभी भी उसको छुट्टी मिल सकती है अपने. डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशंस ऑफ वर्क. आप इन दोनों में देख सकते हैं कि इन दोनों काम के तरीकों में, कांता और कमल के काम के तरीकों में क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, ये भी हम देख सकते हैं. कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है. ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो कि अपने यहाँ पर कुछ टर्म्स के आधार पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रेगुलर होते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग, जिससे कि उनके काम की श्योर रहता है कि वो लोग काम पर लगातार लगे रहेंगे.
They are registered by the government and have to follow its rules and regulations, which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Guarantee Act, Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc. और क्योंकि ये रजिस्टर्ड गवर्नमेंट वर्क है, यहाँ पे जो भी काम करते हैं रजिस्टर्ड हो जाते हैं और उनको सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है जो सरकार के द्वारा आधारित हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए काम करते वक्त, कितना वेजेस मिलना चाहिए काम करते वक्त, ग्रेचुइटी कितनी मिलनी चाहिए, और जो भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट होते हैं उनके आधार पर उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर्स, क्योंकि इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं। Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. कुछ लोग इसमें से people होते हैं कि वो अपने यहाँ पर काम पर रख सकते हैं, लेकिन सभी को उनको रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के आधार पर, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्क काम करते हैं उनको पूरी सिक्योरिटी मिलती है कि मतलब उनको उनके काम से ऐसे बिना किसी सूचना के हटाया नहीं जा सकता। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। उनको निश्चित घंटों के लिए काम करना पड़ता है, मीन्स कि काम के घंटे निर्धारित होते हैं। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। और अगर जो उनके काम के घंटे निर्धारित हैं, अगर उनसे 1 घंटा भी अगर ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है तो सरकार उनको पैसा देती है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। और अपने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएँ भी मिलती हैं। वट आर दीज बेनिफिट्स, ये सुविधाएं क्या होती हैं? देखिए, दे गेट पेड लीव, कि उनको अगर कोई छुट्टी मिलती है तो उसका उनको पैसा मिलता है। जैसे कि हमने संडे में अगर इन लोगों की गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयड होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अगर वो संडे की छुट्टी करते हैं तो उनको उसका पैसा मिलता है, कोई उसकी छुट्टी नहीं करती है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, जैसे कि हॉलीडेज़ में जैसे आपके रीजनल हॉलीडेज़ होते हैं, होली दिवाली में अगर वो लोग काम पर जाते हैं तो उसका उनको पैसा मिलता है। प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी, और प्रोविडेंट फंड मिलता है, रिटायर होने के बाद ग्रेचुइटी मिलती है उन्हें, ये सभी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। और अगर उनको कोई मेडिकल बेनिफिट चाहिए होता है तो उनको सरकार के जो नियम बने हुए हैं उनके आधार पर उनको मिलते हैं। और फैक्ट्री में अगर ये लोग काम करते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है तो उनको सारी सुविधाएं जैसे कि पानी की और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की सुविधाएं उनको देनी पड़ती हैं। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल। और जब ये वर्कर्स रिटायर हो जाते हैं, इनके काम करने की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको पेंशन की सुविधाएँ भी मिलती हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इन कंट्रास्ट कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कमल जो है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होती हैं एक छोटी यूनिट होती हैं काम करने की, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से अलग होती हैं, इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। These are rules and regulations but these are not followed। यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन उनका पालन पूरी तरीके से नहीं किया जाता। जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफर नॉट रेगुलर। यहाँ पर जो काम करते हैं उन लोगों की जॉब्स जो होती हैं वो उनको पैसा कम मिलता है और वो रेगुलर भी नहीं होती हैं, कभी भी उनका मालिक उनको निकाल सकता है। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस etc। यहाँ पर कोई भी ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइवेट सेक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति काम करता है ज़्यादा अपने समय से तो उसको उसके ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पेड लीव नहीं मिलती। हॉलीडेज़ में भी जब भी चाहें उनके मालिक उनको बुला सकते हैं काम करने के लिए। अगर किसी बीमारी के कारण उनको छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसका भी पैसा उनको कटता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। यहाँ पर काम की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उनके बॉस उनको निकाल सकते हैं। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न। उनको काम से निकाला जा सकता है। व्हेन देयर इज़ लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल में बी आस्क्ड टू लीव। और जब कुछ सीजन्स में काम की कमी हो जाती है तो लोगों उनको काम छोड़ना पड़ जाता है, उनको छोड़ने के लिए कह दिया जाता है।
अ लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और सभी कुछ एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होता है, उनके मालिक पर डिपेंड रहता है. दिस सेक्टर इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो होते हैं सेक्टर्स में काम करते हैं अलग में, जिसमें कि वो अपना काम भी खुद करते हैं. सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. इसी तरीके से फार्मर्स भी अपने यहाँ पर फार्मर्स वर्क्स ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर, अपने खेतों पे काम करते हैं या फिर वो कुछ लेबर हायर कर लेते हैं. ये जो आपको नीचे दिया गया है इससे रिलेटेड ही कुछ एक्सरसाइज है, आप इजीली इसको कर सकते हैं बेटा. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. वर्कर्स किस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में प्रोटेक्ट होते हैं. मतलब कि आपने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती हैं. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब उनकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, कैसे क्या रहेगा. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उनमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद मिलती हैं. बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है. It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sectors. और इसी तरीके से जो लोग काम नहीं कर पाते तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है. They adopt such strategy to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं वो अपने कुछ नियमों को पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं, जैसे प्रोटेक्ट लॉज, लेबर रूल्स होते हैं इस टाइप के. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोगों को पूरी तरीके से काम नहीं मिल पाता है, इतनी जॉब्स वहाँ पर नहीं होती हैं, तो लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है जहाँ पर कि उनको सैलरी भी कम मिलती है. दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड ए फेयर वेज. और वहाँ पर उनका उत्पीड़न भी होता है जिससे कि उनको पूरे पैसे नहीं मिल पाते हैं. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. उनकी अर्निंग भी लो होती है, उनकी जो कि रेगुलर भी नहीं होती है. किसी पर्टिकुलर सीजन में अगर उनकी ज़रूरत नहीं होती तो उनको काम से निकाला भी जा सकता है. उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. इसके साथ साथ उनको जो बाकी जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे बेनिफिट्स भी उनको नहीं मिलते हैं. Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sectors. 1990s में हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी अपनी जॉब खोनी पड़ी थी. These workers are forced to take up jobs in unorganized sectors with low earnings. और ये वर्कर्स फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में चले गए जहाँ पर कि उनको कम अर्निंग हुई. Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sectors. इसीलिए काम के साथ साथ इनको प्रोटेक्शन भी ज़रूरत पड़ी जिससे कि वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर सकें. Who are these vulnerable people who need protection? तो ये कौन से vulnerable people होते हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. The rural areas, the unorganized sectors mostly comprise the landless agricultural labor, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmith, carpenters and goldsmith. अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनमें कि छोटे दुकानदार, एग्रीकल्चर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, ऐसे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, वेवर्स, ब्लैकस्मिथ, गोल्डस्मिथ, ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं. नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनाइज फार्मर कैटेगरी. भारत में लगभग 80% ऐसे ग्रामीण घर हैं या ग्रामीण फैमिलीज़ हैं जो कि मार्जिनाइज कैटेगरी में आती हैं, जिनके पास में अपने पूरे सुविधा के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, बेसिक नीड्स उनकी पूरे करने के लिए पैसा नहीं होता है. दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्ट थ्रू एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स. तो इन फार्मर्स को समय समय पर पड़ने वाली सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सीड्स की, एग्रीकल्चर इनपुट्स की, क्रेडिट की, स्टोरेज की. ये सभी उनको मार्केट में अपना सामान ले जाने की सभी तरह की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है. इन द अर्बन एरियाज, unorganized sector comprise mainly of workers in small scale industry,
casual workers in construction, trade and transport etc, and those who work as street vendors, head load वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स etc। और अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में भी ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत से लोग काम करते हैं, जो कि छोटे दुकानदार भी हो सकते हैं, छोटे स्केल पर इंडस्ट्री चलाने वाले लोग भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट में, और स्ट्रीट वेंडर्स, गारमेंट मेकर्स, ऐसे लोग भी काम करने वाले हो सकते हैं। Small scale industry also needs government support for procuring raw material and marketing of output। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी सरकार की ज़रूरत की आवश्यकता पड़ती है, सरकार की मदद की, जिससे कि वो रॉ मटेरियल लेने के लिए और अपना सामान आगे बढ़ाने के लिए उसको वहाँ से सपोर्ट मिल सके। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। ये कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं, इनको चाहे वो ग्रामीण इलाके के हों चाहे वो शहरी इलाके के हों, दोनों को ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है कि उनको पूरे वेजेस मिल सकें, सुविधाएं मिल सकें काम करने की जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं। We also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sectors। हम ये देख सकते हैं ये कि बहुत सारे लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड्स इलाके से ही काम बिलोंग करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination। उन्हें पैसे तो कम मिलते ही हैं, इरेगुलर मिलता है, वर्क इरेगुलर मिलता है, लो पेड होते हैं, इसके साथ साथ उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है कि लोग उनको अच्छी निगाह से उनको नहीं देखते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी इन लोगों का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों तरीके का हो सके। सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब हम सेक्टर्स देखेंगे ओनरशिप के आधार पर। ये पहले आपने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिवाइड होती हैं। हमने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसको कि हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। दूसरा हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, वो इसी के बारे में और ज़्यादा यहाँ पर क्लासीफाई कराया जा रहा है। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। Another way of classifying economic activities into sector could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services। कुछ अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं बेसिस के आधार पर कि उनके ऊपर हक किसका होता है, ओनरशिप किसकी होती है, उसके आधार पर। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें कि गवर्नमेंट का अधिकार होता है और ज़्यादातर सुविधाएं गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। और प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था के हाथ में सारी शक्ति पावर्स होती हैं, जिससे कि वहाँ पे काम करने का, सर्विस प्रोवाइड करने का सारा काम किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के हाथ में होता है। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस is an example of public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel Company, जिसको कि हम टिस्को बोलते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिल आर प्राइवेटली ओन। और हम देखते हैं कि रेलवे और पोस्ट ऑफिस ये एग्जांपल्स हैं पब्लिक सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर के। दूसरी तरफ टाटा आयरन, टिस्को और रिल जो हैं ये एग्जांपल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। प्राइवेट सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी काम होता है, उनका मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए ही वो ज़्यादातर अपना काम आगे बढ़ाते हैं। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दोज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इस तरीके से टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनीज। और हम इन सर्विसेज का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। द पर्पज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका
जो मोटिव होता है वो केवल पैसा कमाना नहीं होता है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंस ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को चलाने के लिए या इनको चलाने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए इनको पैसा टैक्सेस के जरिए या फिर और भी अदर सर्विसेज, अदर सोर्सेज के जरिए इनको पैसा मिल जाता है, जिससे कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। आज के समय में सरकार बहुत सारे काम कर रही है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़, वो काम क्या हैं? वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट इस पर किस तरीके से पैसा लगाते हैं? लेट्स फाइंड आउट, उसके बारे में पढ़ते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट। हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सेवरल थिंग्स होती हैं जो कि हमें सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों की पड़ती है, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोवाइड कर पाता है अच्छे सही कीमतों पर? वाई सम ऑफ दीज नीड्स स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, इन चीज़ों पर हमें बहुत सा पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है? विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी, जो कि हमारी सीमा से बाहर होता है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर में। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दीज फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। और बहुत सारे जो फैसिलिटीज़, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं प्राइवेट, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर सुविधाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाती हैं। Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use। और अगर वो हमें प्रोवाइड करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स etc। Thus government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में दे दें, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें कि भाई आपको सड़क बनानी है या ब्रिज बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, तो इन पर बहुत सा पैसा खर्च होगा जो कि ये हमसे वसूला जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर ये काम कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है, जिससे कि गवर्नमेंट अपना सारा पैसा उनके ऊपर खर्च करती है। दीज आर सम एक्टिविटीज़ हैं विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। द प्राइवेट सेक्टर may not continue their production or business unless government increase it। प्राइवेट सेक्टर तब तक काम नहीं करता जब तक कि गवर्नमेंट उसको इंक्रीज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। कई सारी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। बहुत सारी जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि छोटी यूनिट्स होती हैं जिनके पास पूरा पैसा नहीं होता, वो बंद हो जाती हैं। गवर्नमेंट हेयर स्टेप इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। इस तरीके से गवर्नमेंट उनकी मदद करती है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने हाथ में लेकर के कि सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा उठा सकें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद ना हो, उनको भी अफोर्डेबल रेट पर बिजली की सप्लाई मिलती रहे जिससे कि वो भी काम कर सकें। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट और उसका जो पैसा होता है, जो कि एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो गवर्नमेंट बियर करती है, गवर्नमेंट उसका पैसा खुद भरती है, लेकिन ये इसके इंडस्ट्रीज होती हैं वो चलती रहती हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट ए फेयर प्राइस। इस तरीके से भारतीय सरकार जो होती है किसानों से फेयर प्राइस पर, आपने आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के इसके फेयर प्राइस के बारे में, फेयर प्राइस पर किसानों से उनका व्हीट और राइस खरीदती है। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स। आपने देखा होगा कि राशन की शॉप जो होती हैं उन पर गेहूँ कितना कम मिलता है, कितना मतलब चीप रेट पर मिलता है, कहीं 5 रुपये किलो मिलता है, कहीं 3 रुपये किलो मिलता है, तो ऐसे कम रेट पर मिलता है। इस सारा का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट बियर करती है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें। यू हैव रीड अबाउट इन द चैप्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9। और फूड सिक्योरिटी के बारे में जो फेयर प्राइस शॉप्स देखते हैं, पढ़ी थी आपने, वो अपने 9th क्लास में पढ़ चुके थे। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। गवर्नमेंट इसका कॉस्ट बियर करती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। इस तरीके से गवर्नमेंट फार्मर्स को भी फ़ायदा कर सपोर्ट करती है और कंज्यूमर्स को भी। जो गरीब कंज्यूमर्स होते हैं उनको सरकार कम पैसों पर गेहूं चावल उपलब्ध कराती है, लेकिन फार्मर्स को उनकी मेहनत का पूरा पैसा वो देती है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़
विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं, सरकार के बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो कि सरकार को प्राइमरी स्केल पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर करने पड़ते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, गवर्नमेंट को इन पर पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इन इज़ वन एग्जाम्पल, कि सभी लोगों को हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध करानी। सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, जिसमें कि लोगों को फ्री में एजुकेशन और फ्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज़ इन द फर्स्ट चैप्टर, इस फर्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, और इस तरीके से कि एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना, वो भी फ्री, ये किसका काम है? सरकार का। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, भारत में इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद भी गवर्नमेंट लोगों को फ्री में एजुकेशन की सुविधाएं दे रही है, इसके बावजूद भी भारत में अनपढ़ लोगों की या बिना पढ़े लोगों की संख्या अभी भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and quarter two of them are critically ill. इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत में आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेल नरिश्ड हैं। मेल नरिश्ड, उनको पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाता और गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। द इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट ऑफ उड़ीसा is 45 और मध्य प्रदेश is 47, is higher than some of the poorest regions of the world, और ये poorest regions of the world में आते हैं। Government also need to pay attention to aspect of human development such as availability of safe drinking water, housing facility for the poor and food and nutrition। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ध्यान देती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर, जैसे कि उनको पीने के साफ पानी की सुविधाएं मुहैया उपलब्ध कराना, उनको रहने के लिए घर देना और उनके लिए भोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। राशन शॉप्स आपने देखी हैं कि उनको पूरे गेहूं चावल उनको सबको मिलते हैं। हाउसिंग आपने देखी कि आपने पड़ोस में काशीराम जो हाउसिंग फैसिलिटी है इनको मिली हुई है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सारा काम सरकार का चलता है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज इन स्पेंडिंग इन सच एरियाज़, और ये सरकार की ये भी ड्यूटी बनती है कि पूरेस्ट रीजन जो है उनको इग्नोर ना करें और इन क्षेत्रों में भी वो पैसा खर्च करके इनको आगे बढ़ाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें भी हमारी जो सरकार है वो ऐसे जो दिहाड़ी मजदूर हैं और किसान लोग हैं, ताकि उन लोगों को नुकसान ना हो तो उनके अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा रही है। किसानों को बोला गया है कि आपका जो गेहूं है वो अच्छी कीमत पर, जो निर्धारित रेट है उस पर ही खरीदा जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो सरकार की बहुत सारी काम होते हैं जो कि लोगों के फेवर में, लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं। तो ये देखा बेटा आपने, इस चैप्टर में आपने पढ़ा डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं, टर्शियरी सेक्टर होते हैं। द डेटा फॉर इंडिया के बारे में आपने पढ़ा। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स का आपने देखा। शो दैट वाइल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू जीडीपी, द एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स द प्राइमरी सेक्टर। आपने ये देखा कि लास्ट के 30 सालों में किस तरीके से टर्शियरी सेक्टर आगे बढ़ गया। जीडीपी में भारत की जो जीडीपी है उसमें उसका बहुत ज़्यादा योगदान उसका बढ़ गया, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में अभी भी भारत के बहुत सारे लोग इंगेज्ड हैं, काम करते हैं। वट ऑल कैन बी डन फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, भारत में रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध कराने के लिए क्या काम करने चाहिए। दूसरा क्लासिफिकेशन देखा हमने वर्क का ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं। मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर देम। भारत में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं और उनके प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता होती है कि उनके काम के घंटे निर्धारित हों, जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं वो उनको सेफ इन्वायरमेंट मिल सके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, ये सभी उनके लिए भी ज़रूरत है। वी ऑल्सो लुक एट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर।
पब्लिक एक्टिविटीज़, हमने पब्लिक और प्राइवेट एक्टिविटीज़ में डिफरेंस देखा एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज़ टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज़। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कि पब्लिक एक्टिविटीज़ को ज़रूरत है कि कुछ एरियाज़ में वहाँ पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तो बेटा ये आपका चैप्टर था सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, so students, take care, stay in your home. Okay student, goodbye.